समय आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। लोगों को नहीं मिल पा रहा है इलाज, न ही मिल रही है एम्बुलेंस। बिना इलाज के अब तक आगरा में हो चुकी हैं कई मौतें। पैर में प्लास्टर लगे हुए व्यक्ति को बाइक पर ले जा रहे युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल वीडियो ने आगरा स्वास्थ्य विभाग की खोली है पोल। कोरोना वायरस की वजह से प्राइवेट अस्पताल के साथ आगरा के सरकारी अस्पताल भी इलाज के लिए नहीं है तैयार। वही खाना नहीं मिलने से परेशान एक युवक आज आगरा के कलेक्ट्रेट स्थित खंभे पर चढ़ गया, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा गया। युवक दिल्ली से मालगाड़ी में बैठ करके आगरा पहुंचा था। कई दिनों से भूखा था, कोई व्यवस्था नहीं देख करके वह खंभे पर चढ़ गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारा और उसने भरपेट खाना खाया। यह भी एक दिल दहलाने वाली घटना है और सरकार के खोलने वाली। वहीं दूसरी तस्वीर आगरा के हिंदुस्तान कॉलेज की है, जहां पर क्वारंटाइन किए गए मरीजों को रखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये पीने का पानी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और लोगों ने वीडियो बना करके मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया पर वायरल किया है कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं तो वो खुद और बीमार हो जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था का ये वीडियो आप ये देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। यह आगरा का हिंदुस्तान कॉलेज है, जहां पर लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और वहां की व्यवस्थाओं को देख करके लगता है कि लोग और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। प्रशासन को इस पर ध्यान देना ही होगा। वहीं ये तीसरा वीडियो वहीं आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज कुंवरपाल सिंह पीपल मंडी आगरा का परिवार है। ये कुंवरपाल सिंह का परिवार और बच्चे शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आगरा से सफाई मेडिकल कॉलेज भेजे गए कुंवरपाल सिंह डायबिटीज़ के मरीज भी हैं। परिवार वाले बता रहे हैं कि उन्हें आज 4 दिन से ना कोई डायबिटीज़ की दवा दी जा रही है और ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है और ना ऑक्सीजन की भी कमी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा परिवार भूख से बेहाल मदद के लिए बिलख रहा है। शासन प्रशासन से अपील ही जल्द कर रहा है कि परिवार को मदद की जाए। ये सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं। इन सब के बाद देखने में आ रहा है कि आगरा प्रशासन के दावे हवाबाजी साबित हो रहे हैं और लोगों को ना तो सही इलाज मिल पा रहा है, ना लोग जो क्वारंटाइन किए गए उनको व्यवस्था ही हो पा रही है। लोग भूखे प्यासे हैं और तो और उनको सही तरीके से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इन सब वीडियो के वायरल होने के बाद में आगरा के कमिश्नर अनिल कुमार ने चिंता जाहिर की और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस संदर्भ में बातचीत भी की है। उन्होंने प्राइवेट डॉक्टरों से भी बात की है कि लोगों को इलाज भी मिल सके। लेकिन इन सब के बीच में आगरा की जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। आप देखें ये पूरी खबर। मेरे पति को ट्रांसफर कराइए, मेरे पति को यहीं पे आगरे में भर्ती कराइए, सेपई से आगरे में भर्ती कराइए। योगी जी मेरी सुनिए, योगी जी मेरी सुनिए। बस छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पति है मेरा। का नाम कुंवरपाल सिंह है। वो सभी के मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। प्लीज हमारे पापा को आगरा वापस ले आइए। हमने बिना पूछे ट्रांसफर कर दिया। हम आपको बता नहीं सकते, इतना कुछ हो गया है। पापा ले आइए, बता दो योगी जी, योगी जी आज बोल रहे हो, बाकी आज बोल रहे हो। मैं भीख मांग रही हूँ, इसमें भीख मांग रही हूँ योगी जी, योगी जी भीख मांग रही हूँ इसमें। मेरे पति को आगरे में ट्रीटमेंट कराइए। वहाँ पर सेपई में कुछ नहीं चल रहा इलाज, सेपई में ना कोई डॉक्टर देख लिया आ रहा और ना उसके बाद कुछ मेडिकल के सामान है। स्कूल प्रशासन के द्वारा सफाई कराई जा रही है। नदलालपुर हेरिटेज पब्लिक स्कूल में कोई भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं आया है। यहाँ पर 19 तारीख से कोई सफाई नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है।
ये सब गंदगी हवा के साथ उड़ के कमरों में जाती है। मैं डॉक्टर ओपी यादव, पूर्व में आईएमए का मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ और 2 सेशन लगातार मैं आईएमए का सचिव रहा हूँ। आज का अखबार जब पढ़ा, जो बच्चे की मौत वाला जो खबर पड़ी, तो अंदर से दिल बहुत ही द्रवित हुआ और बड़ी तकलीफ़ हुई। और उसमें मैं किसी भी हॉस्पिटल वाले को दोषारोपण इसलिए दे पाऊँगा क्योंकि पेट दर्द को इमरजेंसी नहीं माना गया है। और इस स्थिति में वो 1-2 जगह गया, घर गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अब समय ये है कि इस समय गर्मियाँ आ गई हैं, मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। पेचिस, डायरिया, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां एकदम मुंह बाएं खड़ी हैं। और दिन भर मैं समझाता हूँ, फ़ोन पे उनको गाइड करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन पे गाइड करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रॉपर उसको गाइड नहीं कर पाए। तो मेरा प्रशासन से ये आग्रह है कि वो अपने भले ही स्क्रीनिंग सेंटर्स बढ़ाएं, जो प्रवेश द्वार हैं शहर के लिए, और शहर के जो रिहायशी इलाकों के जो रास्ते हैं वहाँ पर बीच में कोविड स्क्रीनिंग सेंटर बनाएं। अगर वो कोविड स्क्रीनिंग सेंटर होंगे तो वहाँ काफ़ी लोग स्क्रीन हो जाएंगे। इससे कोरोना के केस डिटेक्शन में भी हेल्प मिलेगी और जो चिकित्सकों के मरीज आ रहे हैं उनको देखभाल भी हो जाएगी। तो मेरा आग्रह है कि मिनिमम प्रोटेक्शन वाले मिनिमम जो है मानक रखें। जैसे हम लोग ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे, हम लोग मास्क इस्तेमाल करेंगे, हम लोग हेड कैप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पीपी है किट है वो अफोर्ड नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये है कि चलो एक छोटा सा सेटअप है किसी का, उसके 3 स्टाफ, एक स्वीपर और डॉक्टर है। एक पीपीई किट कंप्लीट मिला के 1200 रुपये की कॉस्ट पड़ती है। 5 लोग हो गए तो 12×5 = 60, सुबह और शाम को दोनों टाइम पे। तो आप देख लीजिए 12,000 रुपये खर्च करने की स्थिति में हम जनता कैसे सेवा कर पाएंगे। जनता तो बहुत गरीब है। हम उसको सस्ते में इलाज मुहैया करा दें, उसको बीमारियों से जो मौत हो रही है उसको रोक लें। तो मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से कि मानक थोड़े से ढीले किए जाएं, क्योंकि कोविड से लड़ाई लड़ना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी खुद की भी है। चिकित्सक होने के नाते तो हमारी और भी ज़्यादा है, आम जनता की है, पत्रकार बंधुओं की, सबकी जिम्मेदारी है। तो ये तो मान के ही चला जाए कि हम सारे प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन थोड़े राय दें जनता के हित में। वरना बच्चों की मौतें अगर होना शुरू हो गई तो रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। जिस तरीके की अखबारों में आप चैनल पे खबरें देख रहे हैं, एक जगह से मरीज दूसरी जगह भाग रहा है, ऐसे जिला अस्पताल इलाज नहीं मिला, तो कहीं ज़रूरत आपको लगती है कि प्राइवेट अस्पतालों को दूर से छूट की रियायत की जरूरत है एहतियातन के तौर पर? बिल्कुल ज़रूरत है। जब आपने सरकारी हॉस्पिटल को केवल कोविड के लिए कर दिया, जिस मेडिकल कॉलेज में हर रोज़ 2 से 3 हज़ार लोगों की ओपीडी होती है, उसको अचानक बंद कर दिया तो लोग कहाँ जाएंगे। और ये उनकी मजबूरी भी है, वो कर भी नहीं पाएंगे। तो जो 80% चिकित्सा मुहैया जनता को कराती है वो प्राइवेट लोग अस्पताल कराते हैं। वो प्राइवेट 80% जो व्यवस्था देखते हैं उनको आपने बंद कर दिया एकदम। इतने मानक टाइट कर दिए हैं। और फिर ठीक है, मेरा एक सवाल है, आपके इतने मानक टाइट होने में आगरा में आपने कितना रोक लिया? आप नहीं रोक पाए। इसका मतलब है कि बिना डॉक्टर्स के सहयोग के आप नहीं रोक पाएंगे। डॉक्टर्स के क्लिनिक में मरीज भी स्क्रीन होंगे, आप ये मान के चलिए, डेफिनेटली स्क्रीन होंगे। अगर आगरा के आईएमए के जो रजिस्टर्ड डॉक्टर 1600 हैं, वैसे तो करीब 2000-2500 हैं। हर मरीज, हर एक के अगर 100 मरीज का भी एवरेज देख लीजिए तो आप देखो हम इतने मरीजों को स्क्रीन भी करेंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह है कि बच्चों की खातिर, जनता की खातिर कुछ मानक भी लेकर। आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। अब आगरा में हॉटस्पॉट का एरिया 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के बदलाव के बाद आगरा में 77 हॉटस्पॉट मर्ज होकर 33 हुए हैं। अब शहर के 33 हॉटस्पॉट पर पुलिस प्रशासन रखेगा कड़ी नज़र। नोडल अधिकारी आलोक कुमार ने आज हॉटस्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने हॉटस्पॉट में पुलिस सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के बारे में नोडल अधिकारियों को जानकारी भी दी। वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अच्छी खबर है। आज 19 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। जिलाधिकारी आगरा प्रभु एन सिंह ने बताया कि अभी तक 140 ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव
आ चुकी है। अब तक लगभग 65 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी तक 9 मौतें कोरोना से पीड़ित मरीजों की आगरा में हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 372 कोरोना पॉजिटिव आगरा में इस समय मौजूद हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि आगरा में 46 मरीज अन्य शहरों और राज्यों के भी भर्ती हैं। जनपद से 8 जो मथुरा शिफ्ट हुए थे उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा 9 हमारे बरौली एरिया में हैं, वो डिस्चार्ज हो रहा है। 2 हमारे जो मेडिकल कॉलेज में वो डिस्चार्ज हो रहा है। सर इनको तो जोड़ के कितना संख्या हमारी दिनों दिन बढ़ रही है, बिकॉज पिछले 14 दिन से ज़्यादा हमारे जनपद में लगभग 140 केसेज हैं जिनके रिपोर्ट निगेटिव आ गए हैं या डिस्चार्ज होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो डेथ की बात आती है, अगर हम उसकी संख्या देखें, आगरा मेडिकल हब है। आगरा में आसपास के जनपद के लोग भी आते हैं दिखाने के लिए, बिकॉज हमारा बड़े बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पे। अभी तक जितनी डेथ हुई है, इस डेथ में हमारे जनपद की टोटल डेथ 8 है जो संख्या है अभी तक की। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव केसेज आए हैं, लास्ट जो एक केस और आज जो आया है, सब कुछ मिला के हमारी जो संख्या है 371 है। और उस 371 में से 46 ऐसे लोग हैं जो हमारे जनपद के नहीं हैं। इसमें 10 लोग दिल्ली के हैं, इसमें कुछ लोग बिहार के भी हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी हैं। सर आज वाला केस मिला के 371 हो रहे हैं। टोटल 371 संख्या है। पुरी के गिराम लल्लूपुर पहुंचा हूं, जहां पर माता जी हमें मिली हैं, किसान हैं और उनसे जानना चाहते हैं। आज बरसात भी हो रही है और किसानों का गेहूं जो होता है, खाने के रोटियां बनती हैं, उससे वो गेहूं आज खेतों में पड़ा है। तो बुजुर्ग माता जी हैं, उनसे पूछेंगे ये लाभदायक पानी है या नुकसानदायक है, इससे क्या फसल को असर पहुंचेगा और कैसे क्या होगा। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं। मेरे सामने बैठी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, अब मैं बात करूंगा और देखें माता जी क्या बताती हैं। क्या नाम है आपका? लाडली देवी। लाली देवी जी, ये बताइए जो आज पानी बरस रहा है, इससे क्या नफा नुकसान है? इसको सब नुकसान हुआ है, सब वेतन में गल्ला खड़ो जातो है और कोरोना चल रहा था, में कोई बाल बच्चा निकलना है पास। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? अब हम इसके लिए कहाँ कोई सूरत ही जावे तो पान। तो यानी जो खेतों में गेहूं है ये भी कट नहीं पाया, ये खराब हो जाएगा, तो इससे नुकसान रहेगा फायदा है? नुकसान है, कहीं का बाल बच्चा, कहीं का सरकार खरीदे का। तो आप लोग जो गेहूं तैयार करते हैं क्या सरकार को बेचते हैं क्या? सरकारों को बेचे खाता किया था। तो लगभग 50 कुंटल लगभग कितने तक का अंदाज चला जाता होगा आप लोग जब बेचते हैं फसल? 50 कुंटल चलो ही जाता। अच्छा, हाँ? तो यानी कि ये बहुत नुकसानदायक है ये बरसात। बहुत। ये साल का पहला पानी है बरसात शुरू होने का या बाद का है? पहले 1 साल पहले को है। यानी ये पहला पानी है। हाँ। इससे जितनी फसल होंगी वो नष्ट हो जाती हैं। और ये उम्मीद है कि भगवान से आस लगाए हुए हैं, भगवान पानी यहीं पर रोक दे, आगे ना बरसाए। अगर ये पानी बरसता रहा तो जनता का जितना भी किसानों का मानो कि फसल है ये नुकसान में चली जाएगी। जनता तक राशन पहुंचेगा नहीं, शहरों में बिकने जाएगा नहीं, सरकार को मिलेगा नहीं। तो जहां तक है जनता भूखमरी के कारण मरेगी। और वैसे भी एक तरफ चला कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ना ही अपने खेतों में जा पा रहा है। तो खेत में जो गेहूं पड़ा हुआ है वो फसल नष्ट होती जा रही है। तो मैं उमा शंकर, इंडिया न्यूज वन के साथ, जिला संवाददाता मैनपुरी, कैमरामैन निखिल के साथ। जमीन तथा पेंशन के बंटवारे को लेकर कलयुगी बेटों ने कर दी थी पिता की हत्या। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद का है। औरैया जिले के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डुडहा रामपुर खास में कलयुगी बेटाओं ने कर दी रिटायर पिता की हत्या। नेत्रपाल सिंह पुलिस रिटायर डिपार्टमेंट से रिटायर पेंशनर थे। पिता की पेंशन तथा जमीन के बंटवारे को लेकर 2 कलयुगी बेटों ने लकड़ी के टुकड़े से गला दबाकर हत्या कर दी। जब नेत्रपाल सिंह के तीसरे बेटे सर्वेश कुमार ने कोतवाली बिधुना में अपने भाइयों विनोद सिंह तथा राजेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, बिधुना पुलिस ने विवाह बंधा पुलिया बरथरा रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आपको बता दें कि ज़मीन के और पेंशन के बंटवारे को लेकर कलयुगी बेटाओं ने ही अपने पिता की हत्या कर दी है। मामला औरैया जनपद का है, जहां पर तीसरे बेटे को जानकारी होने पर मुकदमा दर्ज कराया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 178/20 सर, एक कल मामला आया था कुदरकोट चौकी क्षेत्र के डूडा रामपुर खाप में एक वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया। सर, क्या रहा है? देखिए, कुदरकोट के डूडा रामपुर का मौजा है। यहाँ पर सूचना मिली, इनके बेटे द्वारा सर्विस द्वारा बताया गया कि इनके पिता मृत अवस्था में पाए गए हैं और इन्हें शक है कि इनके बड़े भाई और सबसे छोटे भाई विनोद और राजेश ने उनकी हत्या कर दी है। उन्हें ऐसा अंदेशा था। मौके पर तत्काल टीम एसएचओ गए और हमारी एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी गया वहाँ पर, और वहाँ पर जो सबूत और तथ्य उनको उठाया गया, लोगों से बातचीत की गई। और आज सुबह लगभग 6 के आसपास बेवा पुलिया से विनोद और राजेश, जो कि इनके पुत्र हैं नेत्रपाल के, इनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में उन्होंने पूरी घटना तफसील से बताई कि ज़मीन को लेकर के ये विवाद था और मेरे पिताजी बीच वाले भाई को जो सर्विस को सारा खेती और उन्होंने दे रखी थी और 1 बीघा और देने जा रहे थे, और हमें लग रहा था हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए बीती रात 24/25 की रात को ये दोनों भाई गए और वहाँ पर गला दबा करके पिता की हत्या कर दी। और पूरा उन्होंने बयान किया, और जिस लकड़ी के डंडे से जो जानवर के गले में बांधा जाता है वो भूसे में छिपा के रखा था, वो भी उनकी निशानदेही पे वहाँ से बरामद हुआ और नियमानुसार मुकदमा लिख करके और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। समय मथुरा से सनसनीखेज न्यूज आ रही है कि फूल कटोरी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में कैदी ने फांसी लगा ली है। गृह कलेश को बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण। लॉकडाउन व्यवस्था में मथुरा पुलिस फेल, क्या मथुरा प्रशासन इस आत्महत्या की ले पाएगा जिम्मेदारी? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? आज छाता का स्टेज सीटर वीरेंद्र उर्फ वीरू पुत्र श्याम सिंह द्वारा अस्थायी जेल में गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार छाता निवासी वीरेंद्र उर्फ वीरू को 23 अप्रैल को मारपीट व जानलेवा हमले में छाता थाना से मथुरा अस्थायी जेल में लाया गया था, जिसके ऊपर 2 भिन्न धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज था। आज सुबह अस्थायी जेल के शौचालय में उसका शव टंगा मिला। जेल में की बंद उसके भाई ने बताया कि गृह कलेश के कारण उसने ऐसा किया है। घटना के बाद पुलिस व जेल के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि आज यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे एक बंदी वीरेंद्र उर्फ वीरू, ये 24 तारीख को बंद हुआ था। सुबह लगभग 9 बजे के हेरफेर जो मुझे सूचना मिली है, शौचालय में फांसी लगा दी। सर, क्या विषय रहा है? कौन था ये? अब अभी तो ऐसा कोई विषय क्लियर नहीं हो रहा है। जो उसका सगा भाई बंद है तो वो बता रहा है कि वो घरेलू परेशानी से ही परेशान था और वो उस पर नज़र भी रखे था, लेकिन अब वो शौचालय चला गया, उसी में वहाँ उसने फांसी लगाने में सफल हुआ। तो भाई द्वारा कुछ बताया गया, कोई परेशानी? भाई ने घरेलू परेशानी बताई। जेल तो अभी आया उसको 24 तारीख तो हुआ है। कल ही इसको भेजा भी गया था कोरोना की जांच के लिए। कल ये जिला अस्पताल में हम लोग भेजे थे। सर, क्या नाम था? किन धाराओं में था? वीरेंद्र उर्फ वीरू, पिता का नाम श्याम। 2 वारंट्स हैं इसके ऊपर, जिसमें 147, 148, 149, 307, 323, 504 आईपीसी का वारंट है। चालानी थाना छाता ही है। और दूसरा छेड़खानी संबंधित है 354, 342, 307। ठीक। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत अस्थायी जेल में एक कैदी द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है। क्या वाकया था सर? ये थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज दिनांक 26/4/2020 को समय करीब सुबह 8:30 बजे थाना क्षेत्र हाईवे में रतन लाल फूल कटोरी नाम से एक महाविद्यालय है, जहाँ पे अस्थायी जेल बनाया गया। तो उस अस्थायी जेल में वीरू उर्फ वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति, जो कि थाना छाता से अस्थायी जेल में निरुद्ध था, उसके द्वारा आज सुबह करीब 8:30 बजे फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई है।
ये किस अपराध में, किस प्रकरण में सर आया था, किस थाने से संबंधित था सर ये थाना छाता से 307, 147, 148 IPC अन्य धाराओं में नामजद अभियुक्त था, जिसके आधार पर ये अस्थायी जेल में निरुक्त था। आगे सर इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे ही उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और हम लोगों ने सक्षम मजिस्ट्रेट को भी बुलवा लिया है और जो मृतक व्यक्ति है उसका पंचायतनामा भर के PM के लिए भेज रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। पुरी के कस्बा भोगा में परिवहन विभाग के ARTO राजेश गौतम ने राशन वितरण किया और बताया कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया है, उसके तहत गरीब असहाय लोगों को राशन वितरण कराए जाने के आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। गरीब असहाय लोगों को सरकारी राशन वितरण कराया जाए और जो भी संभव मदद हो वह भी की जाए और बताया कि जब भी आप लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो सरकार द्वारा जो भी नंबर दिए गए हैं उन पर फ़ोन करें। 112 पर और भी कई प्रकार के नंबर दिए गए हैं, उन पर आप फ़ोन करके अपने ज़रूरतमंद की चीज़ें मंगा सकते हैं। लॉकडाउन का आप लोग पालन करो, घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। सूरत शहर से आ रही है कि सूरत शहर में अश्विनी कुमार रोड पर स्थित अटल जी नगर में कोरोना वायरस के 4 नए केस सामने आए हैं। साथ में सत्यम शिवम सुंदरम कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस सामने आया है। सूरत के बराछा विस्तार में एक ही दिन में 5 केस सामने आए हैं। पाए गए सारे कोरोना संक्रमित लोगों को सारवार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय कॉर्पोरेटर दिनेश भाई काछड़िया ने लोगों को घर में रहने की और सुरक्षित रहने की अपील की है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत शहर से लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं, जिसमें 4 केस अटल जी नगर से सामने आए हैं और सत्यम शिवम सुंदरम कॉम्प्लेक्स में एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है। सूरत के वारछा विस्तार में भी 5 केस सामने आए हैं। पाए गए सारे कोरोना संक्रमित लोगों को सारवार सेतु अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय कॉर्पोरेटर दिनेश भाई छावड़िया ने लोगों को घर में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है।
खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर फायर ब्रिगेड द्वारा सार्वजनिक स्थलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अनूप सिंह द्वारा फायर ब्रिगेड टीम को ब्लॉक पुलिस चौकी के बैरक अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड प्रभारी वीरेंद्र गौड़ जनपद श्रावस्ती थाना भिनगा के लक्ष्मणपुर बाजार में कोविड-19 मरीज मिलने पर टीम के द्वारा लक्ष्मणपुर बाजार क्षेत्र से संबंधित थाना, चौकी, ब्लॉक, डाकघर, बैंक आदि स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अखिलेश सिंह मुकेश पुलिसकर्मियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइज किया जा रहा है। चलो चलो बढ़ते चलो इतना बहुत है बस। चलो भगवान श्री परशुराम का जन्मदिन बहुत उत्साह के साथ मनाया। त्रिलोक की अत्याचारी, पापी, विधर्मी, अपराधी राजाओं का समूल नाश किया। भगवान परशुराम ने धर्म की स्थापना की, समतामूलक समाज का मार्गदर्शन दिया। भगवान परशुराम ने गोवर्धन पीठ सहित विभिन्न स्थानों पर बनाया गया विष्णु अंश छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव माल्यार्पण कर दीप आरती और स्तुति गान के साथ विप्र बंधुओं ने भगवान परशुराम के तत्व पर डाला प्रकाश। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण बिना आडंबर में मनाया गया जयंती का महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मोही अखाड़ा श्री खालसा पंथ गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर गोस्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज, नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पंडित राम भरोसी, पाठक प्रवक्ता धर्म और समाज के शिरोमणि पंडित नृत्य गोपाल शर्मा, संपादक डॉक्टर के.सी. गोस्वामी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। मनाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे इसके पीछे? देखिए, परशुराम जी का आज जन्मदिन है, अक्षय तृतीया है और इसमें ही परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। लेकिन कोरोना की वजह से अभी अगर उच्च कुल के लोग, ब्राह्मण लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा मार्गदर्शक रहा है और महाराज परशुराम जी हमारे मार्गदर्शक हैं। देश की संस्कृति उन पर निर्भर करती है। उन्होंने हमेशा अन्याय के प्रति अपना पर्चा उठाया। आज भी जो है प्राकृतिक अन्याय हो रहा है, इसके लिए हम सब ने कटिबद्ध होकर के ये तय किया है कि अपने घर पर ही महान पुरुष परशुराम जी की हम आरती करें, उनकी पूजा करें और उनके उपदेशों के का अनुपालन। जैसा कि आज जो परशुराम जयंती मनाई जाती है, ये 10वें ब्राह्मणान थोकों में मनाई जाती है। ये जो थोक बना दिए गए हैं, ये क्या है जो थोक बना दिए गए हैं? कितने इसमें ब्राह्मणों में कौन कौन जाति आ जाती हैं? और ये जो थोक बताया जाता है, क्या इसके पीछे क्या महत्व है और क्या इसकी मान्यता है? देखिए, थोक तो एक ऐसी चीज़ है जैसे बाढ़ बनते हैं आज के युग में, ऐसे ही पुराने टाइम में थोक चलती थी। थोकों का कोई ऐसा महत्व नहीं है। 10 ब्राह्मणान एक अभिन्न इस कस्बे का अंग है। 10 ब्राह्मणान के निर्णय ही हमेशा सर्वमान्य रहे। थोकों का कभी भी विचार नहीं हुआ है। पंचायती अखाड़े पर 24 की पंचायत जब भी हुई
तो 10 ब्राह्मणों ने की, लोगों ने नहीं की। गोवर्धन में जैसे 14 वार्ड हैं, लेकिन गोवर्धन है, उसी तरह से 10 ब्राह्मणों में 5 थोक हैं, और 5 थोकों का एक समूह है 10 ब्राह्मण। जैसा कि आज परशुराम जो जयंती मनाई जाती है, आज ब्राह्मण जो 10 ब्राह्मण हैं आज इस उपलक्ष्य में नहीं मना पा रहे हैं। आज इस लॉकडाउन के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? आज जो कोरोना जैसी महामारी से जो युद्ध लड़ रहे हैं योद्धा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो अकेले नहीं लिया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, ज्योतिषियों के परामर्श से लिया है, और ये देश की पूरी जनता को बचाने का निर्णय किसी जातिवाद या किसी राज्य या किसी जिले को बचाने का नहीं है। पूरे 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें 1 दिन के बच्चे से लेकर और 100 वर्ष तक के वृद्ध तक के बचाने का प्रयास मोदी जी करते हैं, तो वो बधाई के पात्र हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जा रही है, उनको सहयोग देना ही परशुराम जी के लिए असली जो है उनका परशुराम जयंती का लक्ष्य होना चाहिए। जी गुरु जी, आपका क्या नाम है? आज यहाँ आप इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज जयंती मनाई जा रही है, इसके पीछे का क्या महत्व है? आज के दिन ही क्यों जयंती मनाई जाती है? देखिए, मेरा नाम नृत्य गोपाल शर्मा है और मैं इस परशुराम जयंती जो महोत्सव मनाया जाता है, मैं 15 साल से सेवा लगातार कंटिन्यूस करता चला रहा हूँ, और 15 साल से पहले भी मैं देखता हूँ, 35-40 साल से ये लोग हम लोग सब देख रहे हैं पुराने जो चलता आया है कार्यक्रम। हमने आज भी ज़्यादा कार्यक्रम को न देखते हुए ब्राह्मण धर्मशाला में अपना ठाकुर जी का पूजन किया है, माल्यार्पण किया है, और सेवक लोग जो ठाकुर जी का प्रसाद लाए हैं उसको वितरण करा दिया है। और हमारे यहाँ केवल यही है कि हमारे देवताओं का जो बताया हुआ मार्ग है हम उस पर चलें, और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार डालें जो उस पर चलें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नियम दिए हैं उन नियमों पर भी चलने का जरूरी है कि भाई गरीबों की सहायता करो, अपने घर पर रहो, कोरोना से लड़ो, और अपनी साफ सफाई रखो, और इधर उधर अपना ख्याल रखो। तो भाई हमको देश के साथ हैं, हम अपना ब्राह्मण समाज के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। और जो हमारे जो ये युद्ध में जो ये लड़ रहे हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये बेचारे बड़ी मदद कर रहे हैं, रात और दिन एक कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं हमारे भगवान इन सबको शक्ति प्रदान करें, और ये महामारी जल्दी से जल्दी इस संकट से देश को छुटकारा मिले। और आनंद से यहाँ पर जो मेला बंद हो गए हैं, मंदिर बंद हैं, किवाड़ बंद हैं, ये सारी व्यवस्थाएं फिर दोबारा चालू हो जाएं। ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ कोई परिक्रमा सेवा कुछ नहीं हो रही है, अपना घरों में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सबको ऐसी शक्ति प्रदान करें जो इस महामारी से लड़ने के लिए सब एकजुट होकर के और इस महामारी को भगाए करके, और फिर ये दोबारा ठाकुर जी का जो पहले से कार्यक्रम है वो ही होने लग जाए, जल्दी से जल्दी ये कामना करते हैं। में दिखाए शख्स गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष खीमचंद शर्मा का इकलौता बेटा है, जो कि लॉकडाउन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करते हुए खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसे ना तो बीमारी का डर है और ना ही पुलिस का डर। होगी कैसे, यह एक पत्रकार के घर पर आकर तमाशा करने में लगा हुआ है और पत्रकार को कवरेज करने पर धमकी दे रहा है। पत्रकार के घर पर धमकी देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि नंद किशोर शर्मा और नंदू खुलेआम पत्रकारों को षड्यंत्र के तहत जेल भेजने की बात कबूल रहा है। कैसे ये बात करता है, यह इस वीडियो में बड़े ही आसानी से कबूल रहा है। इसे किसी का भी भय नहीं है, और हो भी क्यों। खुद अपने आप को क्षेत्र के बाउला डिग्री कॉलेज का चेयरमैन बताता है और साथ ही साथ अपने आप को वरिष्ठ अधिवक्ता भी कहता है, जैसे मानो पुलिस उसकी जेब में हो, जब चाहे जिसे षड्यंत्र के तहत जेल भेज दे। पहले भी कई पत्रकारों पर यह व्यक्ति अन्य आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर चुका है। वहीं एक पत्रकार को झूठे आरोप में जेल भी भेज चुका है। वहीं पीड़ित पत्रकार अब एसएसपी मथुरा से अपनी जान की गुहार लगा रहा है। उसे आशंका है कि यह व्यक्ति कभी भी षड्यंत्र के तहत उस पर जानलेवा हमला कर सकता है।
अब देखना यह होगा कि मथुरा पुलिस और मथुरा एसएसपी इस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं पत्रकार एसएसपी से पहले पत्रकार पर लगे झूठे मुकदमे को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा पत्रकार है ऐसी बात है। सैनिटाइज सब सैनिटाइज कराओ, हम मर्जी कराने नहीं ना कराएंगे। बिल्कुल मत करा, कम भी कर। ज्यादा बड़ा पत्रकार है का? हम तो चार मोहल्ला में नहीं फुटे, हमारे हाथ से हम तो फुटो देंगे 1 मिनट में। नहीं पता लो तुम बात फूट जाना, रीले बढ़ जाना तेरी है। अच्छा औकात में रहे। अच्छा और गाड़ी बात ना आ रही, अच्छा ना है नहीं जा। अरे शांत रहो 1 सेकंड, वो यहाँ कारण बता दो कि तुम ऐसा कैसे करो मेरे और नगर पंचायत में 1000 रुपये फॉर्म भर रहे, मार डालो साहब चेयरमैन प्रधानमंत्री की उनके आदेशों का धज्जियां उड़ाते हुए। ये पत्रकार काम में और पत्रकार ना पूरे काम में कौन न डाली बांधना तो का नाम सबन आज की बताओ, जानना तो सबन ने डाली, आज की बताओ ना डाली ना आज की बताओ, जहाँ डाली वो ऋषभ के कहवे पे, हरिओम पत्रकार के कहवे पे ऋषभ जेल में भीतर औकात में रह के पत्रकारिता करे, मोहल्ला में रह रहे। अब का है वो? अब यार फूट डाल दियो कहिए काय को मैं चलमची फोन डाले फोटो डाले थे कहाँ जाएंगे जे एक कहाँ जाएंगे जे एक कहाँ जाएंगे जे मैं कुछ सुन है अब तक बंदे जे इनको पैसा कहाँ जाएंगे भाई इनको पैसा खर्च करो, हमारा जाएंगे ये बता कहाँ जाएंगे मोहल्ला में। अगर इनको खर्च है रो है भूटान ने डाल के खाया रो भाई, क्यों डाले भूटान ने? मोहल्ला सुन मैं तो सुन तेरे सम्मान की वजह से कह रहा हूँ, जा रोक दे नहीं फिर मैं रोक दूंगा। लास्ट बार नहीं दे रहा हूँ मोड़े पे। तो अब तुम नहीं ना कर आते दे ठोकूंगा जूता दे तो आऊंगा, मैं तो ध्यान रखियो। हाँ कितने कहूँ भाई मैं कितने कहूँ खूब कह ले सुन मेरी बात, जितने फोटो खींचे बन के बेटे के जाऊंगा हम करेंगे जी कर ले अब तू खूब और तू कोई बेटे के हम करेंगे जी फोटो खींचे तो प्यार से खूब समझा दिए सब बात कह रही। अभी माँ जाएगा चुपचाप बैठ रहे 4-6 जने फोटो डाल फोटो डाले तो एकारो नंगे नाचो फिर हम जाते जो शर्म नाई बात ना सैनिटाइजर करा दो। अब व्हाट्सएप पे फोटो डाले थे, फेसबुक पे डाले थे, कुछ हेरो होगा क्या? मोहल्ला में सैनिटाइजर ना कराई, मशीन ना आई भाई मोहल्ला में, दवाई सड़क में आई। हर चीज का ऐप निकाले को, हर चीज में नाटक करेगो, हर चीज में फेसबुक को यूज करेगो, क्यों कर रहे भाई? हमारा नहीं जा रहा कानून विशेषज्ञ मैं तो रोज जेल में है वो है कौन भेजो तू मालूम है ना मालूम? तू मोहल्ला को राम दया को छुड़ा है और का काट देता मैं अब तक कितने बड़ा पत्रकार थे तू? पत्रकार ही ठोके मैंने, मैं वकील हूँ, पत्रकार से ज्यादा बड़ा जूता रखू ना नहीं तू को 2 ग्राम पत्रकार औकात में लिमिट में रहे तो जैसा तो तू इनके ओढ़ ले रहा समझ में ओढ़ ले रहा हूँ मैं ऐसे में ओढ़ ले रहा हूँ छूट दे रही क्या ओढ़ ले रहा हूँ छूट दे दे अगर जी फोटो खींचेगो बदमाश ना दे अपने छुड़ा दे तू कहना रे काय को दे रहा बदमाश ले लपक के सैनिटाइजर करा दो साहब, ले लपक के साहब चेयरमैन भी उदम करा रहा हूँ साहब। चेयरमैन क्या मतलब पड़ रहा है भाई? यार जो नाम पूछ जाते नाम लियो लियो ना पूछ जाते चेयरमैन प्रधानमंत्री आ रहे धज्जे उड़ाते हुए काउ पत्रकार की हिम्मत ना काउ जो करना है गांव में ये तो कसूना है, ये कसूना है काउ पत्रकार ठोके मैंने और पत्रकारी जीत भेजे मैंने और पत्रकार के खिलाफ में मुकदमा लिखाऊं। ये मेरी वो है मेरा डिसिप्लिन, मेरा प्रिंसिपल, मेरी मेंटल पत्रकार की एस्टेज करूँ और काउ पत्रकार में जाकर ना दूं अपने कॉलेज में देख लेंगे तू ठोक दे यहाँ पे मैं काय ठोकूंगा कर उदा काट दे बाद मुकदमे देख लो। अरे मैं काय मुकदमा आ रहा हूँ यहाँ पे जाना समझा रही जाना समझा रही जाए और मन की कर ले फोटो करवावेगी ना मैं ना करवाऊँ तू यार मन नहीं फोटो करवावेगी ये हमारे खिलाफ बोलेगो देख लूंगी ये हमारे खिलाफ बोलेगो देख लूंगी मैं ये हमारे खिलाफ बोल समझावेगी तू मैं समझा रही हूँ सब न जाना समझावेगी चेयरमैन खिलाफ लिखेगो चेयरमैन खिलाफ लिखेगो खूब मन की निकाल ले ठीक है आई समझ में करियो भाई तुम्हें ना कुछ चलम लगाइए खूब बैठ जाओ और कोई आवे ईट नहीं मैं जोड़ा में और गाली देंगे तो मैं ईट दूंगी
अब तू जाने जे सुनना है तू जाने जे अब तक तो अपना सुन मेरा वो सम्मान है जी का नाटक कुल मिला के फोटो डाले कोई पूरा संरक्षण है, फोटो डाल के सैनिटाइजर लोगों के लिए पूरा संरक्षण है। कुल मिला के कहानी ये है। फोन तेरा के सब तू हमसे रोज ना कह दे का कह दे सैनिटाइजर की 2 साल है सैनिटाइजर कह दे सैनिटाइजर की सैनिटाइजर की बात ना आ रही, जो बात आ रही है 3 महीना पहले कितना बड़ा बवाल हो चुका है, सही चक्कर में 3 महीना पहले कितना बड़ा बवाल हुआ जब तुम आए। अब बवाल कर लियो, जब तुमने छोड़े अब बवाल कर लियो। अब तो खुलो संरक्षण तुमने ओपन ली बजा के दे दियो। सब चलम पियो हमारी जगह हम कछु का नाम है, हमारी जगह हम कछु का नाम है। 50 तू कौन हो भाई? तेरे घर में कर रहे हैं जाके, तेरे घर में कर रहे हैं जाके, घर में ना कर रहे पर और हमारी जगह ये बैठेंगे और कोई भी ये बैठेंगे यहाँ, मालूम पड़ती ये सबरे बैठेंगे, ये सबरे बैठेंगे, हाँ सबरे बैठेंगे, सबरे बैठेंगे भैया, सबरे बैठेंगे जी यहाँ, तो मेरी छाती है ये सबरे बैठेंगे यहाँ। तू झेल रही है ना, मैं दिन में ता तो लोगों मेरे मोहल्ला में माँ दिन में खेले छोटे से बड़े तक माँ मेरे घर के बराबर में घर में खेले मेरे पे। और जहाँ मैं ही सुनूं कोई कोई मोहल्ला झेल रही है, मैं इतने बड़ी बात झेल रही हम तो भाई, इतने बड़े मोहल्ला की कोई सुनती हो तो इनके बिन्ने मैं ही झेल रही हूँ। मेरी छाती है का झेल रही है भैया, दोनों झेल रही, का झेल रही है, सबे झेल रही हूँ। बुरा बावड़ा गाड़ी गुप्ता सबे झेल रही हूँ, सबे गलत सुन। अब हम तो बता रहे गलत करे ना, गुड्डू ने गलत करो, गुड्डू के पास गलत आदमी आमते झूमते हुए सुन झूमते हुए कोई बात ऐड करे जब मिल जाए भाई। हमने कहा मतलब जेल गो ना हमको छुड़वा सकते हम, हमको छुड़वा आज तक पायलट और भेजो, मैं खाम खाऊं तुम करे बदतमीजी करे और तेल छुड़ा दो बुला के मैं ठोक दियो कहीं तेल छुड़ा दो बुला के बहन जो हमारे खिलाफ जावे को चाहे समझाना आ रही चाहते देखो ना करी क्योंकि तेरे छुड़ा आई ये मेरा छोरा है, तू मेरा छोरा ना है तो ये गलत करेगा, ये हमारे खिलाफ निकाले होगा, ये हमारे खिलाफ इनके खिलाफ निकाल ले, ठीक है ये हमें वो ऐसे समझ रहा समझ तो रहो अरे समझ तो रहो ऐसे ही हमें कहा संरक्षण है यार, पत्रकार सब खड़े जाएंगे मर रहे बीड़ी पी रहे तो हम चलम पी रहे हैं, हम चरस भर के पी रहे हैं खुले आम। अच्छा जो का मालूम लाला अब आंगन में पट्टी बांध के नहीं है, तुम यार हिसाब से बात करो तो बाकी एक अलग बात है। सबरे पास जुआ खेलना है मेरे मामू तुम क्यों ना कार्रवाई करवा रहे? नहीं कहाँ कौन रोकेगा तू? कौन क्यों कौन रोकेगा? तुम आखिर में गाँव पूरे हम चेयरमैन नाम के और चेयरमैन कर रहे हैं हम, गाँव के बहन बड़ा कैबिनेट ना करें हम चेयरमैन। तो मैं ऐसी धमकी न दे आ रहे हो घर यार और क्या दे रहे हो? तू और मोहल्ला पड़ोस में होता ना काट देते, हम तोड़ देते, हम बहुत हम तोड़ देते हैं, बहुत कर दिए, फुटबॉल बना देते हम, बिल्कुल बना दोगे। तुम आदमी हो भैया, गांव के दबंग गांव के दबंग आदमी हो, तुम कुछ भी कर सको। अरे दबंग तुम गोली मार सको, हवाली है तुरंत है हवालदार आदमी बुला के मेरी हमें चेयरमैन साहब हमें डरने का कोई बुराई तो बंदी पड़ी है, बुराई तो बंदी पड़ी है, समझा हिंदी में बुराई तो बंदी पड़ी है। अरे के यार के फॉर्म भरे जा रहे पब्लिक आ रही नगर पंचायत में तो चेयरमैन बुला के ला रहा पब्लिक जी है पत्रकार महोदय हमारे जगह ना है, बढ़िया है जगह तो हमारी जगह। मैं क्या कर रहा हूँ? चलो अब पवार खत्म करो, हमारा टांग पसा रहे हैं हम यहाँ खाली बजा कर सो रहे ना जाते जा पत्रकार खूब फोटो खींचे खूब शिकायत करे इनकी नहीं को मत अभी तो ना जा रहे कहूँ पत्रकार के घर में बोल रहे पत्रकार तक चेयरमैन खिलाफ लेकर हमारे खिलाफ